नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल रिपोर्ट के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम दोस्तों यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक लिखित संविधान क्यों है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि संविधान क्या होता है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल फेथ एंड एस्पिरेशन possessing लीगल सैंक्टिटी। यानी ये लोगों की आस्थाएं जो होती हैं, उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं, उनका एक कानूनी दस्तावेज होता है। जो लोग सोचते हैं, जिस चीज पे वे विश्वास रखते हैं, जैसे उनकी जो उनके एम होते हैं, लक्ष्य होते हैं, एक देश को चलाने के लिए, बनाने के लिए, उन सभी लॉज का कलेक्शन होता है। उसे हम कहते हैं संविधान। और बात करें तो इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री। मतलब एक मौलिक कानून होता है, मूलभूत कानून होता है, जो एक किताब में यहाँ पे लिखा होता है। लिखा हो भी सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है किताब के फॉर्म में। उसे हम कहते हैं संविधान। और जो ये कानून होते हैं, मौलिक कानून, इन्हीं से संबंधित होकर दूसरे जो कानून होते हैं वो इन्हीं के आधार पर चलते हैं। मतलब इन्हीं फंडामेंटल लॉज को फॉलो करते हैं वो। इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सर्वोच्च कानून होता है पूरे देश का। बाकी सभी कानून इसी कानून के अंतर्गत बने होते हैं। आगे बात करते हैं तो इतना ही नहीं है संविधान। संविधान को और हम जानते हैं। संविधान यहाँ पे डिवाइड करता है फंक्शंस को, शक्तियों को, बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में यहाँ पे शक्तियों का करता है विभाजन संविधान। संविधान यहाँ पे रिलेशन बताता है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, कि सरकार और लोगों के बीच में किस तरीके से यहाँ पे संबंध होंगे, और सरकार लोगों के कितने जो उनके अपने पर्सनल मामले हैं उनमें हस्तक्षेप करेगी, और सरकार कितनी दूरी बना के रखेगी। तो यहाँ पे संविधान जो होता है ये भी बताता है। साथ में संविधान यहाँ पे दोस्तों ये भी बताता है कि जो भी पावर होती है सरकार की किसी भी ऑर्गन के पास, वो कितनी सोवरेन होगी, यानी कितनी संप्रभुत्व होगी। मतलब वो कितनी ज्यादा शक्तियां रखते हैं किसी भी कानून को बनाने के लिए, किसी भी लॉ को बनाने के लिए, और उसे एक्सरसाइज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब संविधान ये साफ तौर पे मेंशन करता है कि सरकार और सरकार के जो विभाग हैं वो इतना ही ये काम करेंगे, इससे ज्यादा ये काम नहीं कर सकते। तो उनके जो सीमाएं हैं, शक्तियों की जो सीमा है वो भी तय करता है। अगर हम बहुत छोटे में बात करें, एकदम संक्षेप में बात करें, तो संविधान रूल बुक होता है किसी भी नेशन का, नियम पुस्तिका होती है जिसके आधार पर वो देश चलता है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया संविधान होता क्या है। बहुत आसान भाषाओं में अगर हम समझें, इट इज कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉस टू गवर्न अ नेशन। किसी भी देश को सुचारू रूप से सही तौर पे चलाने के लिए हमें कानूनों की आवश्यकता होती है। और ये कानून, जिस एक जो ये लिखे हुए कानून होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं संविधान। इन्हीं कानूनों को हम क्या कहते हैं? संविधान। इनके संकलन को हम कहते हैं संविधान। बात करते हैं, संविधान दो तरीके का हो सकता है। एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, यानी लिखित संविधान, और दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, यानी अलिखित संविधान। तो यहाँ पे दोस्तों आप परेशान ना हो इस तरीके से जान के कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उन्हें लिखा गया है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ या कानून है उन्हें लिखा नहीं गया होगा, वो बस ऐसे ही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिखित संविधान में यहाँ पे क्या होता है, जो भी कानून होते हैं उनको सबको कंपाइल करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल किताब में लिख दिया गया होता है। तो इसी को हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे चलें तो भारतीय संविधान, जहाँ पे पूरे कानून एक किताब में लिखे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से दुनिया के विभिन्न देश जो हैं, उन सभी के भी जो कानून हैं वो क्या किए गए हैं, एक बुक में कंपाइल कर दिए गए हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि बस लिखा हुआ है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है लिखा हुआ है और किसी एक सिंगल बुक में पूरा डॉक्यूमेंटेड है, कंपाइल्ड। तो फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अगर आप वर्ड के हिसाब से जाएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें जो कानून होते हैं वो लिखे नहीं होते होंगे। मतलब ये लोग केवल आराम से वर्बल तरीके से ही मान लेते होंगे इन बातों को,
और ये रिटन फॉर्मेट में होगा ही नहीं, इसमें कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी जो कानून होते हैं आमतौर पे वो भी लिखे ही होते हैं, बट यहाँ पे कोई एक सिंगल बुक नहीं होती जिनमें ये सारे कानून एक साथ दिए गए हैं, और इसी को कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे यहाँ मौलिक अधिकार एक, और चाहे डीपीएसपी हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटी हो, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम करेगा, लेजिस्लेटिव किस तरीके से काम करेगी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सबके काम मेंशन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब चीजों को अच्छे से एक सिंगल भारतीय संविधान में दिया गया है। इनके यहाँ कोई ऐसी एक सिंगल किताब नहीं होती जिसमें ये सारे कानून या सारे रूल्स को एक सिंगल बुक में कंपाइल किया गया हो, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इन्हें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके संविधान में कुछ लिखा ही नहीं होता, लिखा होता है, बट क्या नहीं होता, कंपाइल नहीं। तो जैसे ब्रिटिश संविधान में क्या है, आपका जो कानून होता है वो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स में है और वो कंपाइल नहीं किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस समझें बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कोडिफाइड होता है, मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से संहिताबद्ध किया गया होता है चीजों को। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कोडिफाइड होता है, संहिताबद्ध नहीं होता है। जहां पे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे होता है वहां पे जुडिशरी के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं, क्योंकि अगर संविधान में किसी भी तरीके का आप हस्तक्षेप करते हैं, संशोधन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो जुडिशरी इन बदलावों को रोक सके और ऐसे कानूनों को, ऐसे संशोधनों को नल एंड वाइड कर सके। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास ज्यादा शक्तियां होती। वहीं अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर होती है, उसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान होता है वो सर्वोच्च होता है, सुप्रीम होता है। बट यहाँ पे अगर हम इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो होती है, संसद जो होती है, वो सर्वोच्च होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर देखा जाए तो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इनमें बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे संविधान होते हैं जो रिजिड भी होते हैं। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, फ्लेक्सिबल संविधान वो संविधान जिसमें आप बहुत आसानी से संशोधन कर सकें, बदलाव कर सकें। रिजिड यानी कठोर संविधान वो होता है जिस संविधान में आप बदलाव या संशोधन आसानी से ना ला पाए। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो ना तो हमारा संविधान रिजिड है पूरी तरीके से और ना ही फ्लेक्सिबल है। बट अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें जो हैं जिनका अमेंडमेंट जो है, संशोधन जो है, वो सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत के द्वारा हो सकता है। और इसलिए जहां पे अगर हम देखें तो हमारा संविधान मैक्सिमम फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है। बट अगर हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेरिकी संविधान जो है वो क्या है, आपका एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें संशोधन लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसी तरीके से अनरिटन की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कठोर और लचीला, जिसे हम हिंदी में नम्य और अनम्य संविधान भी कहते हैं, तो ये दोनों प्रकार का हो सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यूएसए और इंडिया, ये दोनों देश हैं, और भी बहुत सारे देश हैं। और यहाँ पे अनरिटन में हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात तो हमने समझ ली कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला देश जिसने इसकी शुरुआत की। तो अगर हम यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा ये चीजें बदल गई हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो बस इसे थोड़ा सा आप यहाँ से ऐसे कर, चलिए। तो अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसे ड्राफ्ट किया गया था 1787 में, सितंबर 1787 में, ठीक है। और इसे यहाँ पे रेटिफाई किया गया था 21 जून 1788 में, और ये यहाँ पे लागू हो गया था 4 मार्च 1789 में। और जेम्स मैडिसन जो थे वो यहाँ पे फाउंडिंग फादर थे किसके, यूनाइटेड स्टेट्स के, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे लिखा। उसी तरीके से अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मैग्ना कार्टा जो जारी किया गया था किंग के द्वारा, किंग जॉन के द्वारा इंग्लैंड में 15 जून 1215 में, इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लॉस जो हैं मैग्ना कार्टा के फॉर्म में ही आते रहे और ये अलग अलग डॉक्यूमेंट बनते रहे।
और ये इसी से यहाँ पे शुरुआत हुई एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, अलिखित संविधान की। बात करते हैं आखिर देश रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते क्यों हैं? फिर कोई संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनता क्यों है? और कोई संविधान अलिखित संविधान क्यों होता है? तो इसके लिए सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है उस समय उस देश की स्थिति क्या है, कौन से उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस कौन से आ रहे हैं नेशनल लेवल पे। तो इन सभी बातों के हिसाब से पता चलता है कि वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस देश में या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो समय और स्थिति ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं कि वो देश के पास किस तरीके का संविधान होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे नए कॉन्स्टिट्यूशन आते रहे। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनकी हिस्ट्री थी वो हिस्ट्री उनकी कंटिन्यू नहीं रही। मतलब नए बदलाव उनके इतिहास में हमें हमेशा देखने को मिलते रहे। या तो वर्ल्ड वॉर हो या फिर सिविल वॉर हो, किसी ना किसी तरीके की चीज वहां पे होती रही। और ऐसी जब परिस्थिति होती है तो आम बात है एक नई व्यवस्था आती है। और नई व्यवस्था आने पे क्या सोचती है कि जो पुराने कानून हैं उनको खत्म करके एक सूचीबद्ध तरीके से कानूनों को बनाया जाए, ताकि आगे हमें प्रशासन में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो अगर हम बाकी सभी देशों को देखें, चाहे जर्मनी, इटली, यूएस, कोई भी देश हो, तो यहाँ पे किसी भी देश में जो आपका इतिहास है वो इतना शांतिपूर्ण नहीं रहा। कुछ ना कुछ बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे देखने को मिले, इनकी हिस्ट्री कंटिन्यूटी में नहीं रही है। तो यहाँ पे चाहे हम इंडिया को ही क्यों ना देख लें, इंडिया में भी क्या है, अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश गए, ब्रिटिश के बाद ही हमने इसे किया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि जो बैगर बैगनॉर जो एक यहाँ पे क्या है आपके ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे कहा जाता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनकोडिफाइड रहा। इसका कारण हिस्टोरिकल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। तो हिस्टोरिकल की अगर हम बात करें तो वो ये इसलिए रहा कि 1689 के बाद ब्रिटिश हिस्ट्री में किसी तरीके का ब्रेक नहीं आया। पूरी हिस्ट्री इनकी कंटिन्यूटी में चलती रही और किसी तरीके का कोई ब्रेक नहीं आया। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या चलता रहा आपका, एक जो डॉक्यूमेंट आते रहे उन्हें डॉक्यूमेंट्स को मानते रहे और इन्हें जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि एक आप पूरी क्या नाम करें, एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंपाइल करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ब्रिटिश में क्या होता है, जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है, सारी शक्तियां संसद के पास है। और जहां संसद के पास है वो किसी भी तरीके के संविधान को कभी भी बदल पाएगी, कभी भी कुछ भी कर देगी। तो यहाँ पे कोई उसे जरूरत ही महसूस नहीं होती कि वो यहाँ पे एक कोडिफाइड संविधान लेके आए, क्योंकि सारी शक्तियां तो संविधान ने पहले से ही संसद को दे रखी है। भारत में सारी शक्तियां संविधान के पास हैं, तो इसलिए लिखित संविधान की आवश्यकता है। और यहाँ पे ब्रिटेन में जो क्या नाम है संविधान है वो अलिखित संविधान है, और वहां पे जरूरत भी नहीं पड़ती लिखित संविधान की, क्योंकि सारी शक्तियां संसद के पास नहीं थी। बात करते हैं भारत में, अगर हम देखें क्या और कारण है जिसके कारण हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चुना। तो सबसे पहली बात करते हैं कि हमारा जो एरिया है वो बहुत लार्ज है। इतने बड़े क्षेत्रफल को अगर हमें सही से गवर्न करना है तो हमें चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखना होगा। जब हम चीज़ों को लिखेंगे तभी हमसे चीज़ें मिस नहीं होंगी। आप कोई भी काम करते हैं तो उसे क्या करते हैं, सूचीबद्ध तरीके से लिखते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो इतने बड़े क्षेत्रफल को सही से चलाने के लिए ये ज़रूरी था कि आप क्या करें, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, ताकि हमारे यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी क्षेत्र छूट ना जाए। डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ विविधता है, चाहे वो रीजनल हो, रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो या फिर किसी प्रकार की। और जब ये विविधता होती है तो हो सकता है कि आप किसी एक विविधता की चीज को भूल जाएं, किसी भाषा को भूल जाएं, किसी क्षेत्र को भूल जाएं, किसी भी तरीके से, जो आगे चल के दिक्कत दे सके। तो इसलिए अगर आप डाइवर्सिटी को सही से केयर टेक करना चाहते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट रेफरेंस। हमेशा से भारतीयों को लिखित चीजों पे विश्वास ज्यादा रहा है। चाहे आप हमारे कोई भी धार्मिक ग्रंथ देख लीजिए तो कहा जाता है गीता, भगवत पुराण में लिखा गया है। तो उसी तरीके से जब भी आप यहाँ पे बात देखेंगे और किसी भी तरीके की कोई डिबेट होगी और यहाँ पे लोग आपस में बहस करते हैं तो क्या कहते हैं, ये संविधान में लिखा गया है। तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर एश्योरेंस एंड रेफरेंस। अगर भविष्य में जब हमारा संविधान सभा ने संविधान बनाया तो भविष्य में लोगों को एक एश्योरेंस रहे कि नहीं, जैसे उसमें कहा गया कि नागरिकता के आपके अधिकार समाप्त नहीं किए जाएंगे,
तो फ्यूचर जनरेशन को भी यहाँ पे क्या मिलता है, एक विश्वास मिलता है और रेफरेंस ले सकती है कि यहाँ पे हमारे संविधान में क्या लिखा गया है और हमें किस तरीके से यहाँ पे कार्य करना है। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फेडरेशन की, यानी संघ क्या होता है। संघ वो चीज होती है जिसमें बहुत सारे देश आके आपस में जुड़ते हैं और यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि हम इस तरीके से अपनी जो चीजें हैं उन्हें चलाएंगे। तो छोटे छोटे राज्य देश आपस में आके जुड़ जाएं, उसे हम कहते हैं फेडरेशन। तो जैसे यहाँ पे अगर हम सबसे पहले फेडरेशन को देखें तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो फेडरेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसे यूएसए पूरी तरीके से फॉलो करता है। बट इंडिया यहाँ पे एक क्वासी फेडरल कंट्री कहा जाता है, अर्धसंघीय व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम यूनियन के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। हम यहाँ पे यूनियन के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। हिंदी में वैसे कहा जाए तो फेडरेशन को हम समूह कहते हैं, संघ हम इस्तेमाल करते हैं यूनियन के लिए। तो भारत एक राज्यों का संघ है और भारत में जो राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी बात थी कि हमने यहाँ पे क्यों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को चुना। और यहाँ पे अगर हम एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सी बात पता चलती है, जैसे हमने इसमें लिखा है कि ये यूनियन है हमारा देश और यहाँ पे हमारे राज्य जो हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ये भी एश्योरेंस हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होती है ये किस प्रकार की गवर्नमेंट होती है? गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट या लिमिटेड गवर्नमेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार किस प्रकार की सरकार होती है ये आपको बताना है। चलिए, तो संवैधानिक सरकार किस प्रकार की सरकार होती है? ये होती है एक आपकी लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। क्योंकि संविधान यहाँ पे क्या करता है, संविधान यहाँ पे सीमाएं तय कर देता है सरकार के। क्या तय कर देता है? सीमा तय कर देता है कि सरकार को इसी क्षेत्र में इतनी ही शक्ति में कार्य करना है। और जब यहाँ पे सरकार की शक्ति तय हो जाती है तो आम बात है इसे हम एक सीमित सरकार कहेंगे। तो अगर दोस्तों अब यहाँ पे आपने इस पूरे सेशन को अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। दोनों में संविधान में, दोनों प्रकार के संविधान में जो लॉज हैं, पहली चीज संविधान क्या होता है, जिसमें रूल्स लॉज लिखे होते हैं एक देश को गवर्न करने के लिए। और इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्क बस इतना है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो सारे कानून हैं उनको कंपाइल करके एक किताब के फॉर्मेट में रखा जाता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये छोटे 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 डॉक्यूमेंट्स में बटे होते हैं। बस ये मेन फर्क होता है इन दोनों में। तो यहाँ पे हमने इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझा और हमने यहाँ पे साथ में ये जाना कि भारतीय संविधान ने लिखित संविधान ही क्यों चुना। तो यहाँ पे अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।